बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। लेक्चर इसका थर्ड है और कन्वेक्शन टॉपिक का लेक्चर ये सेकंड है। स्टार्ट करते हैं ग्लाइडिंग से। व्हाट इज़ ग्लाइडिंग? सबसे पहले तो ग्लाइडिंग होती क्या है? फ्लाइंग विदाउट इंजन या विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड ग्लाइडिंग। एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर उड़ना, फ्लाई करना ग्लाइडिंग कहलाता है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये ग्लाइडिंग हो रही है। इस शख्स को जो ये प्रोसेस करता है उसे ग्लाइडर कहते हैं। कुछ बर्ड्स नेचुरली ग्लाइडिंग करते हैं और वो किस तरीके से नेचुरली ग्लाइडिंग करते हैं इसके लिए भी एक डेफिनेशन और का हमें पता होना चाहिए, जिसे हम थर्मल्स कहते हैं। व्हाट आर थर्मल्स? थर्मल्स क्या होते हैं? द राइजिंग ऑफ हॉट करंट ऑफ एयर इज कॉल्ड थर्मल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो ज़मीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। जब वो एयर कॉलम नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जैसे जैसे जाता जाता है वो ठंडा होता जाता है। ठंडा होने के बाद वो फिर नीचे की तरफ आता है। लेकिन जिस वक्त वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, उस वक्त उस हॉट एयर कॉलम को हम थर्मल कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं जो इस टॉपिक में यूज़ होगी। कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ हॉट एयर फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। जो हॉट एयर कॉलम नीचे से ऊपर जा रहा होता है उसे थर्मल बोलते हैं, उस कॉलम को। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कन्वेक्शन करंट सिर्फ नीचे से ऊपर हॉट एयर जाने को नहीं कहते, ये भी कन्वेक्शन करंट ही कहलाता है। लेकिन अगर हॉट एयर एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करे, जैसे आंधी आती है, तूफान आते हैं, या नॉर्मली भी विंड चलती है, तो ये भी कन्वेक्शन करंट ही कहलाता है। अब हम आते हैं एक्चुअल टॉपिक की तरफ। व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर? कौन सी चीज़ है जो ग्लाइडर को हवा में रखती है? अ ग्लाइडर विच इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन। तो ग्लाइडर भी क्या होता है? ये एक स्मॉल प्लेन है, विंग्स के साथ होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें इंजन नहीं होता। ये अपनी एनर्जी को, किसी तरह की एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर ये थर्मल टू थर्मल फ्लाई करता रहता है। हॉट एयर नीचे से ऊपर जा रही है, राइजिंग करंट है। अच्छा, ये फ्लाई कैसे करेगा? ये पहले किसी ऊंची जगह पर जाएगा, किसी पहाड़ की टॉप पे जाएगा, वहाँ से ये जंप करेगा। फिर जो ज़मीन के थर्मल्स नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, ये उनके ऊपर ऊपर फ्लाई करता रहेगा और ये इस तरीके से घंटों तक ये फ्लाई कर सकता है। तो relies on upward movement of warm air currents are thermals created by convection। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो गया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 11.4 कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में है, हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइडर्स मैनेज टू स्टे aloft without flapping their wings for hours? Explain the scientific principle involved। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है कि कुछ बर्ड्स और ग्लाइडर्स जो हैं, इनको हवा कैसे ऊपर रखती है, इसकी साइंटिफिक रीज़न बताएं। तो कहता है, ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ राइजिंग करंट्स ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। Similarly, birds use thermals to stay aloft for hours without flapping their wings। ग्लाइडर्स को ये एडवांटेज होता है कि जो थर्मल्स नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, ये इनके ऊपर ऊपर फ्लाई करते हैं एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर। और जो बर्ड्स होते हैं लाइक ईगल्स, वोल्चर वगैरह, इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, हॉक्स हो गया, जिनके विंग्स बहुत बड़े बड़े, जैसे देखें ये ग्लाइडर के विंग्स बड़े हैं, ऐसे इन बर्ड्स के भी विंग्स बड़े होते हैं। अगर कौवा इस तरह से ग्लाइडिंग करने की एफर्ट करेगा तो वो ग्लाइडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के कंपैरेटिवली उसके विंग्स का साइज़ छोटा होता है।
ईगल की बॉडी, वोल्चर, हॉक्स ये ऐसे बर्ड्स हैं कि इनकी बॉडी के रेशो के लिहाज से इनके विंग्स का साइज बहुत बड़ा होता है और थर्मल्स इन बर्ड्स को हेल्प करता है ऊपर उड़ने के लिए बगैर फ्लैपिंग देयर विंग्स. दे स्ट्रेच देयर विंग्स एंड सर्कल इन द थर्मल्स allowing them to gain altitude as the warm air rises. Birds such as eagles, hawks, and vulture are especially skilled as at using thermals to glide over long distances with little effort. यानी जहाँ कहीं थर्मल्स ज़्यादा अवेलेबल ना हो तो नीचे आते हैं, तो इन्हें फिर वहाँ कहीं बेयरली नीडेड टू फ्लैप देयर विंग्स, अदरवाइज घंटों तक फ्लैपिंग किए बगैर ये फ्लाई करते रहते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मैरीन लाइफ. देखें, सी वाटर और मैरीन लाइफ में भी इन कन्वेक्शन करंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आप जानते हैं कि रुका हुआ पानी जो होता है वो ख़राब हो जाता है, बदबू दे देते हैं. तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिस्टम क्या रखा है कि जब धूप पड़ती है पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, तो अपर वाटर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल जैसे हीटेड एयर एक्सपैंड होती है, गर्म पानी भी एक्सपैंड होता है. और ये गर्म पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ आता है. जहाँ शदीद गर्मी पड़ रही होती वहाँ पर गर्म पानी लाइट होकर डेंसिटीज़ की कम होती है, जिसकी वजह से ये पानी ऊपर की तरफ आता है. तो जो नेबरिंग लोकेलिटीज़ होती हैं जहाँ पर अभी धूप इतनी शिद्दत से नहीं पड़ रही होती या जहाँ पे अभी टेम्परेचर कम होता है, वहाँ से ठंडा पानी फिर उस गर्म पानी की जगह लेने के लिए जो कि ऊपर सरफेस पे आ चुका है, तो वो नेबरिंग एरिया से वाटर फ्लो करता है. इस तरह से ये एक साइकिलिंग चलती रहती है, गर्म होकर ऊपर आता रहता है, जो इर्द गिर्द के इलाकों से पानी होता है वो फ्लो करता है. फिर ये एक साइकिलिंग चलती रहती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि पानी के उथल पुथल होने से, ऊपर नीचे होने की वजह से जो एक तो ऑक्सीजन पानी के अंदर मिक्सअप होती रहती है, एक रीज़न. दूसरी रीज़न वो कहता है जो बॉटम में फूड न्यूट्रेंट्स वगैरह होते हैं वो भी सरफेस पर आते रहते हैं. ये दोनों ही चीज़ें मैरीन लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो मैरीन लाइफ है उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी से. क्योंकि वो जो भी मैरीन क्रिएचर्स हैं वो अपने गिल्स के ज़रिए से, जो अल्लाह ने उनको पानी से ऑक्सीजन को सक करने के लिए बनाए हैं, तो उसके बगैर फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा फूड न्यूट्रेंट्स के सरफेस पर आने पर जो सरफेस से फूड लेने वाले बर्ड्स वगैरह हैं, ये इस तरह की क्रिएचर्स हैं जो सरफेस पर रहती हैं, उनको वो फूड वगैरह मिलती है. तो इस लिहाज से ये प्रोसेस उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बाय कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के ज़रिए से रूम्स वगैरह कैसे गर्म होते हैं. इन विंटर गैस हीटर्स आर ऑफन यूज टू वार्म रूम्स. ये एक हीटर है जहाँ पे आग को जलाया हुआ है. तो कन्वेक्शन कैसे हेल्प करती है हीट अप होने में. देखें, इसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म होकर कुछ एयर तो वो ऊपर चिमनी से बाहर निकलेगी, कुछ गर्म हवा इस रूम के अंदर ऊपर की तरफ, क्योंकि लाइट होती है तो ऊपर की तरफ रूम के जाएगी. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी ठंडी हवा नीचे की तरफ सर्कुलेट करेगी. वो ठंडी हवा जब इस फायर के साथ कांटेक्ट में आएगी वो भी गर्म होकर ऊपर की तरफ सर्कुलेट करेगी. इस तरह से इस रूम के अंदर एक सर्कलिंग प्रोसेस जारी रहेगा. रूम हीटर ऑन करने पर जो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है वो कन्वेक्शन ही होती है, जिससे हीट की वजह से रूम गर्म होता है. लेकिन इसके साथ साथ रेडिएशन और कंडक्शन भी हो रही होती है. रेडिएशन एंड कंडक्शन स्लो प्रोसेस है. रेडिएशन मतलब होता है वेव्स के ज़रिए से हीट का ट्रांसफ़र होना, वो साइड पे मूव करती रहती हैं हीट वेव्स. और कंडक्शन ये है कि फ्लोर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहता है और हीट को साथ साथ आगे ट्रांसफ़र करता रहता है. तो कंडक्शन से हीट का जो फ्लो है बहुत स्लो प्रोसेस है.
रेडिएशन से भी सबसे स्लो प्रोसेस कंडक्शन के ज़रिए से। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात याद रखिएगा। हीट का जो फ्लो है सबसे ज़्यादा कन्वेक्शन में है, दूसरे नंबर पर रेडिएशन में है, और सबसे कम जो है वो कंडक्शन में होता है, अगर हम स्पीड के लिहाज से इनको कंपेयर करें तो ये तीनों प्रोसेस से रूम हीट अप हो रहा है, लेकिन फास्टली जो हीट होती है रूम में स्प्रेड होती है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से होती है। तो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट कन्वेक्शन का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है। देखिए, घरों में गीज़र सिस्टम होता है। शुरू में वाटर टैंक से एक ही टैप आता है, एक ही पाइप आता है जो गीज़र के अंदर पानी को ला रहा होता है। गीज़र के पास पहुंचने के बाद टैप्स आगे दो पाइप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक तो जैसे वॉशरूम के अंदर ठंडे पानी की टैप होती है तो वो सीधा वाटर टैंक से पानी को लेके आ रहा होता है, उसका गीज़र से कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि दूसरा जो पाइप होता है हॉट वाटर टैप वाला, वो पाइप स्प्लिट होकर गीज़र के पास वो गीज़र में चला जाता है। अब गीज़र के अंदर जो हम फायर को जलाते हैं वो गैस जला के हो सकता है, अगर वो गैस वाला गीज़र है। अगर वो गीज़र इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉइल्स होती हैं जो हीटअप करती हैं। तो वाटर जब नॉर्मली वहाँ पे कोल्ड वाटर होता है वाटर टैंक से, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से या गैस बर्निंग से पानी गर्म होता है। ये गर्म वाटर फिर आगे स्टोरेज टैंक में जाता है, स्टोरेज टैंक से फिर आगे वो फर्दर मूव करता है हॉट वाटर टैप में। तो जब भी कोई शख्स हॉट वाटर टैप को ओपन करता है तो वो हॉट वाटर टैंक से पानी हॉट वाटर टैप में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये पानी हॉट वाटर टैंक से निकलता रहेगा, फर्दर ठंडा पानी हॉट टैंक से इस गीज़र में आता रहेगा और गर्म होकर हॉट वाटर टैंक में स्टोर होता रहेगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर भी हॉट वाटर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो कन्वेक्शन टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपने राइट करने हैं और बाकी ये जो लास्ट टॉपिक है इसको आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।